वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट 11 है। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, पर्पस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इन सभी टॉपिक को कवर कर लिया था। अगर आपने हमारी ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कवर कर लिया था और आज उसी का ही नेक्स्ट पार्ट हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मीनिंग के साथ। ये वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। अगर हम इसको अलग अलग करें तो हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन तो सिंपल कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी फर्म हो सकती है, और स्ट्रक्चर को हम हिंदी में बोलते हैं ढांचा। मीन्स उस संस्था का ढांचा जिस तरीके से वो काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एल्बर्ट हेनरी की डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? एक फ्रेमवर्क है इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल फंक्शन आर परफॉर्म, जिसके अंदर मैनेजरियल एंड ऑपरेशन फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो मीन्स सिंपल इस डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिसके अंदर सभी मैनेजरियल फंक्शन या बिजनेस के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपली देखते हो कि हर संस्था का एक स्ट्रक्चर होता है, काम करने का एक तरीका होता है, लेवल्स ऑफ हायरार्की होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर आप देखते हो कि सबसे टॉप पर प्रिंसिपल होते हैं और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के भी हेड होते हैं। तो ये एक कॉलेज का स्ट्रक्चर ही है जिसकी हेल्प से वो अपने आए रोज के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो इस स्ट्रक्चर को डिसाइड ना करे तो उनके रोज के काम करने में मुश्किलें आ सकती हैं। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीनिंग। The basic objective of organizing activity is to create a formal organization structure। तो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी का मेन पर्पज होता है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है। अंडर देयर इज ए सिस्टम ऑफ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम मेनली क्या डिसाइड करते हैं? रिलेशंस डिसाइड करते हैं कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है, कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किस काम को परफॉर्म करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होगी या किसकी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए होगी। ये सब चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं और बिना स्ट्रक्चर के कोई भी संस्था काम नहीं कर सकती। बिकॉज अगर आपको अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्लियर नहीं होगी तो आप किसी भी फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इन द अदर वर्ड द स्ट्रक्चर डेट रिवील्स द टोटल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है, बार बार एक वर्ड आ रहा है, रिलेशनशिप। ये संस्था में एक दूसरे के मेंबर्स के साथ रिलेशंस को डिसाइड करता है। थस डिफरेंट पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अलग अलग पोजीशंस हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि प्रिंसिपल, एचओडी, टीचर, सबकी अपनी अलग अलग पोजीशन होती है और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क होता है और उनको जो भी वर्क असाइन किया होता है सब उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। अगर आपको मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर संस्था के सभी काम किए जाते हैं। इनफैक्ट जिसके अकॉर्डिंग संस्था के सभी काम किए जाते हैं। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इससे आपको इस टॉपिक का जो और क्लियरिटी बढ़ेगी। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। ये वर्ड एक की वर्ड है, इसका ये कई बार आ चुका है, अगर आपका पेपर एमसीक्यू में भी है। तो वर्किंग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना किसके अंडर आता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप किसी भी संस्था को देख लीजिए, किसी भी कंपनी को देख लीजिए, कॉलेज को देख लीजिए, सर्विस फर्म को देख लीजिए, हर फर्म अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही काम करती है। अगर एक काम कोई पर्टिकुलर पर्सन करता है तो आपको उस काम के लिए उसी के ही पास जाना पड़ेगा, कोई दूसरा उस काम को नहीं करेगा क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की है। ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिसाइड हो चुका है।
तो इसमें हम क्या करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं कि कौन किसका सुपीरियर है एंड कौन किसका सबऑर्डिनेट है। जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है फॉर्मल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल स्ट्रक्चर काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्किंग इन एन एंटरप्राइज और एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट फॉर डीलिंग बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है, ताकि जो आपकी संस्था के साथ अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, वो अपने रिलेशन उनके बीच क्लियर हो और उसके अकॉर्डिंग काम कर सके और स्मूथली आपकी संस्था का सारा काम होता रहे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ए मीन्स। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मीन्स का मतलब होता है साधन, वो काम कराने का एक साधन है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मीन्स ऑफ परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी। आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हेल्प से अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है प्रेजेंटेड थ्रू चार्ट एंड मैनुअल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको चार्ट्स और मैनुअल्स की हेल्प से प्रेजेंट किया जा सकता है। मीन्स एक आप चार्ट बना के दिखा सकते हो कि कौन किसका सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, आपकी संस्था में कितने लेवल्स ऑफ हायरार्की हैं। लेवल्स ऑफ हायरार्की का सिंपल मतलब होता है बच्चा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन किसके ऊपर है। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है पर्पस ऑफ डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का पर्पस क्या है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों बनाना जरूरी है। अपने रोज के काम को करने के लिए, अपने कामों को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे लिखा हुआ है, ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि आप अपने रोज के काम को कर सको। जो आपका पॉइंट नंबर 2 है वो है देयर शुड बी नो डुप्लीकेशन वाइल परफॉर्मिंग ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज। काम का डुप्लीकेशन ना हो, मतलब एक पर्सन भी वही काम कर रहा है और बी पर्सन भी वही काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको क्लियर होना चाहिए कि उसे क्या काम करना है। ऑल एक्टिविटीज शुड बी एग्जीक्यूटेड इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें, इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करना जरूरी है ताकि आपस में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। अगर सभी को अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होगी तो उनमें कन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं कम होंगी। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे मेन कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया क्यों जाता है, ताकि हम अपनी फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। टू इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बिकॉज अगर सभी को अपने काम का पता होगा, अपने रोल का पता होगा, तो सभी काम स्मूथली परफॉर्म होंगे, इफेक्टिवली परफॉर्म होंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करना जरूरी है। मीन्स अगर आप बोले कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बिना काम होना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिंपल आप देखो, अगर आप अपने रियल लाइफ में भी एग्जांपल लेना चाहते हो, तो मान लो आपके घर में कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, मैरिज फंक्शन, तो वहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर ही काम करता है। सबके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग रोल्स डिसाइड होते हैं कि किसको क्या काम करना है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, कई सारे फैक्टर्स, कई सारे कारक होते हैं जो उसके ऊपर प्रभाव डालते है। मीन्स इनको हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो हमारा इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क नहीं कर पाएगा। जो फर्स्ट आपका पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मस्ट कीप इन माइंड बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ बट ए मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओ तो अपनी संस्था के उद्देश्य, अपनी संस्था के गोल्स अपने माइंड में रखकर चलो, क्यों, बिकॉज आप सभी जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एक तरीका है। तो जो नेक्स्ट आपका फैक्टर है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डाल सकता है वो है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि आपकी जो फर्म है, जो कंपनी है, वो किस लेवल पर काम कर रही है, वो बड़ी है या छोटी है। तो लिखा हुआ है, इफ द एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड,
अगर आपकी संस्था का एरिया लिमिटेड है, सो द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी डेफिनेटली बी स्मॉलर। अगर आपकी संस्था का एरिया ही लिमिटेड है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का साइज भी छोटा ही होगा, उसमें ज़्यादा पोजीशंस नहीं होंगी, ज़्यादा लेवल्स नहीं होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द बिजनेस एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वाइड, अगर आपका एरिया वाइड है, आपकी संस्था बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है, तो आप भी जानते हो कि आपको ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, ज़्यादा पोजीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आपका काम आराम से हो सके। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट एक्टिविटी एज नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, तो अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, आपको अलग अलग मैनेजर्स रखने पड़ेंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी वाइड होगा। तो नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डाल सकता है वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में भी पढ़ते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल का सिंपल मीनिंग होता है कि जो आपका मैनेजर है वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, आपका मैनेजर कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। जैसे आप जानते हैं कि एक पर्सन की लिमिटेशंस होती है, वो हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसी तरह एक मैनेजर भी सभी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही कंट्रोल कर सकता है। देयर इज ए लिमिट टू द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू वर्क, जैसे कि मैनेजर के भी काम करने की एक लिमिट होती है। कैन सुपरवाइज एंड गाइड टू वर्क ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट, वही चीज़ सेम लिखी हुई है कि वो कुछ लोगों का ही, कुछ सबॉर्डिनेट्स को ही सुपरवाइज और गाइड कर सकता है। Hence it is clear that span of control also affect the organization structure। अगर आपका जो मैनेजर है वो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है तो हो सकता है आपको लेवल्स ऑफ पोजीशन या हायरार्की कम रखनी पड़े, लेकिन आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डालेगा। अगर एक मैनेजर मीन्स 4 पीपल को ही कंट्रोल करता है तो आपको 2 लोगों को, 2 मैनेजर्स को हायर करना पड़ेगा। अगर वो 8 लोगों को अकेला कंट्रोल कर लेता है और आपकी एम्प्लॉइज 8 ही है तो आप एक मैनेजर के साथ ही काम कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो स्टैंडर्ड नंबर डिसाइड किया गया है वो है कि एक मैनेजर 20 लोगों को कंट्रोल कर सकता है ऑन द टॉप लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो पॉइंट पहले भी आ चुका है कि स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज से भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पर है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी वाइड होगा, और अगर छोटा है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी स्मॉल होगा। यहाँ पर आपको 2 वर्ड देखने को मिलेंगे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो आप उसमें सेंट्रलाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आप कि कोई एक पर्सन भी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है, मीन्स पूरे आप अपने कंट्रोल को सेंटर में रख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ साइज इज लार्ज, अगर साइज लार्ज होगा तो आप डिसेंट्रलाइजेशन के साथ काम करेंगे, मीन्स आपको कंट्रोल को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने जो आपकी पावर्स है उनको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, अलग अलग लोगों को काम देना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर काम छोटा है तो आप अकेले ही कर लोगे, अगर आपका काम बड़ा है, टास्क ज़्यादा है, तो आपको किसी ना किसी को तो अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना उन कामों को करने के लिए, तो इससे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ता है। ये आपके जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड लिखे हुए हैं, इनको कई बार एग्जाम में अलग से भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन सिंपल वर्ड जो इसका है वो है डिपार्टमेंट्स, और आप देखते हो कि हर संस्था में अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एंड सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी अपनी अथॉरिटी उनको दी गई है। नेक्स्ट जो आपके 2 पॉइंट रहते हैं वो है पोजीशन ऑफ कंपटीशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है कि मार्केट में कंपटीशन की पोजीशन क्या है। देखो लिखा हुआ है सम ऑर्गेनाइजेशन हैव मोनोपोली पोजीशन इन द मार्केट। तो जो ये वर्ड लिखा हुआ है मोनोपोली, इसका मतलब होता है कि आपकी संस्था मार्केट में अकेली ही है जो वो काम कर रही है। मोनोपोली सिंपल आप इकोनॉमिक्स में ये वर्ड पढ़ते हो, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर मैनी बायर्स। अगर आपकी मार्केट में मोनोपोली है
तो इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मोनोपोली पोजीशन इन द मार्केट देन इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी बेस्ड ऑन सेंट्रलाइजेशन। तो आप सेंट्रलाइजेशन के साथ भी काम कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव ए कम्पिटिटिव पोजीशन। अगर आपका काम ऐसा है कि आपके मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन के साथ ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लोचशीलता, हिंदी में इसको बोलते हैं। लोचशीलता मतलब काम को कितना फ्लेक्सिबल है, कितना मूव किया जा सकता है। सर्कमस्टांसेस एंड रिक्वायरमेंट कीप चेंजिंग इन एनी बिजनेस। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि उसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं। दिस सर्कमस्टांसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इन चीज़ों का आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, शायद ये आपका लास्ट पॉइंट है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो आप सभी समझते हो कि टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी। तो इस चीज़ का भी आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा। हियर टेक्नोलॉजी मीन्स द वे ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क, कि जो काम आप कर रहे हो उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी आपके काम को इफेक्ट करेगी। द स्ट्रक्चर यूज इज ऑफ लेस रूटीन नेचर, डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी लेस कॉम्प्लेक्स। अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो रूटीन है तो वो कॉम्प्लेक्स कम होगा। बट द स्ट्रक्चर इज यूजिंग वेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अगर आप ज़्यादा ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब सिंपल बात लिखी हुई है, अगर आप पुराने तरीके से ही काम कर रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स कम होगा, और अगर आप बिल्कुल नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होगा। मीन्स वो कुछ टाइम के लिए आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है। अब एक बार आप यूज टू हो जाते हो किसी चीज़ के लिए तो फिर आपको सब कुछ ही इजी लगता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डाल सकते हैं। इन लास्ट अगर मैं आपको समरी में बताऊं तो सिंपल से आपको इस टॉपिक से समझ आता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। एक ढांचा है, ठीक है, एक संस्था का फ्रेमवर्क है जिस तरीके से वो अपना काम करती है। अब संस्था काम करती है, वो लोगों के साथ काम करती है, उनके एम्प्लॉइज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो उनकी पोजीशंस को डिसाइड करना, उनके रिलेशनशिप्स को डिसाइड करना ही किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अलग अलग डिपार्टमेंट डिसाइड करना, वर्क को एलोकेट करना, सबको उनके काम को बांट देना हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आता है। वो संस्था के अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट्स बना सकते हो। एंड इसमें कई सारे फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, जैसे टेक्नोलॉजी, एंड आपने देखा पोजीशन ऑफ कंपटीशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीज़ों का इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर पड़ता है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक स्ट्रक्चर के बिना आप काम को प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आपका कोई छोटा सा इवेंट है, फैमिली फंक्शंस हैं, तो उनमें भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह डिसाइड करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आपका काम प्रॉपर वे में हो सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आपको अगर नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी आप लिखकर दे सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।